आइए आज हम चलते हैं आपको सामाजिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या फिर निर्माण। तो हमको ये समझना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ और कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन उससे पहले हमको सबसे पहले ये समझना है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, राष्ट्रवाद। जैसे कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पूरे बिंदु के तहत जितने भी बिंदु आएंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो हमको सबसे पहले समझना है राष्ट्र। राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें रहने वाले सभी व्यक्ति एक ही दिशा में, एक ही संगठन के रूप में काम करते हैं और अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, वो होता है राष्ट्र। अब राष्ट्रवाद उसी राष्ट्र शब्द से ही निकल करके आता है। जब अपने देश के प्रति प्रेम एक कट्टरता की सीमा ले लेता है तो उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और ऐसी कट्टरता की सीमा जिसमें कि व्यक्ति अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता है, जैसे कि अपने देश के लिए भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस या अनेक ऐसे वीर सेनानी हैं जो समर्पित हो गए, वो भी एक राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम रखते थे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है। इसके तहत आपको ये समझना है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक महाद्वीप है यूरोप। हमें एशिया की बात नहीं करनी है, हमें यूरोप महाद्वीप चलना है और यूरोप में पढ़ना है कि यूरोप में इस राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ। तो उस समय 19वीं सदी के आसपास फ्रांस देश की हम कहानी पढ़ते हैं। फ्रांस में उस समय एक फ्रेडरिक सारियू नाम आप देख लीजिए। एक ऐसा चित्रकार था फ्रेडरिक सारियू जिसने एक कल्पना के आधार पर 4 चित्रों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई थी कि जिसके आधार पर किसी भी देश में राष्ट्रवाद का पुनरुद्भव कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था। फ्रेडरिक सारियू एक चित्रकार था जिसने यूरोप में होने वाले राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए एक कल्पनावादी विचारधारा रखी थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है कल्पनादर्श। इससे आपके बुक में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रेडरिक सारियू का कल्पनादर्श क्या है। यानी एक ऐसा आदर्श जो कल्पना पर आधारित हो, जो एक सोच पर आधारित हो, वास्तविकता से उसका कोई नाता ना हो। तो आपने समझ लिया होगा कि कल्पनादर्श क्या है। इसके बाद हम देखते हैं अर्नेस्ट रेनन। एक नाम आपके सामने आएगा, अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र और राष्ट्रवाद की एक परिभाषा दी थी कि राष्ट्र में रहने वाले जब सभी व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए त्याग, परिश्रम और संयम तथा एकता के लिए काम करते हैं तो वो राष्ट्र होता है। तो इनकी मात्र ये परिभाषा आती कि अर्नेस्ट रेनन कौन थे। तो ये आप समझ गए होंगे कि एक दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक थे। इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी। तो सन आपको बहुत ही जरूरी है याद करने के लिए। वो सन था 1789। ये उस समय की बात है जब फ्रांस में एक ऐसा राजतंत्र चल रहा था जो बिल्कुल ही निरंकुश था। ऐसा राजा जो अपने देश में, जो फ्रांस में निरंकुशता की हद को पार कर चुका था, जिससे पूरी जनता त्रस्त हो चुकी थी।
इस त्रस्तता के कारण जनता ने फैसला लिया 1789 में कि हम अब अपने देश को इस निरंकुशता से मुक्ति दिलाएंगे। तो पूरे फ्रांस की जनता एक हो जाती है और राजतंत्र को उखाड़ फेंकती है और राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र यानी जनता का शासन आ जाता है। ये आपकी समझ में आ गया कि 1789 में फ्रांस में जो क्रांति होती है उस क्रांति में निरंकुश राजतंत्र को हटाकर एक गणतंत्र शासन की स्थापना कर दी जाती है। और इस शासन के अंतर्गत ये समझना है कि कुछ नियम और कुछ प्राविधिक कानून बनाए गए जिसके तहत कि देश में रहने वाले अब सभी लोग या फिर देश की जनता एक समान होगी, उनके बीच में उनके आपस में भेदभाव कोई नहीं होगा, क्योंकि निरंकुशता की जो हद थी वो अब पार हो चुकी थी। तो अब हमको ये देखना है कि जो 1789 में क्रांति हुई थी उसके बाद क्या क्या परिवर्तन फ्रांस में आया। 1789 के बाद जो निरंकुश राजतंत्र था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और एक गणतंत्र शासन की स्थापना हो चुकी थी। अब ये गणतंत्र शासन काफ़ी समय तक वहाँ चल रहा था फ्रांस में, लेकिन कुछ समय बाद 1789 के बाद यदि हम बात करें 1799 की, तो एक ऐसी शख्सियत का प्रवेश होता है यूरोप में या फिर कहें फ्रांस की राजनीति में जो बहुत ही इतिहास में चर्चित है। उसका नाम शायद आप लोग जानते भी होंगे, उनका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन एक ऐसी शख्सियत थी जिसने पूरी राजनीति को पुनः भंग कर दिया और एक नए सिरे से फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन का दृश्य दिखाई पड़ा और एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय फ्रांस में शुरू हुआ। तो आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई। अब जब 1799 के बाद पुनः नेपोलियन का आगमन हो जाता है, तो नेपोलियन के आने के बाद नेपोलियन ने एक संहिता बनाई थी 1804 में। कब बनाई थी? 1804 में। इसको हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए थे कि अब फ्रांस देश में अनेक जो भाषाएं चल रही थी, अनेक भाषाओं का प्रचलन था, अब सबको सीमित करके 2 राष्ट्र की भाषाओं का सम्मान किया गया, या फिर हम बात करें कि 2 भाषाएं मूल रूप से रखी गई, जिसके तहत पूरे फ्रांस में एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। उसके बाद जैकोबिन क्लब भी आप नाम सुनेंगे कि जैकोबिन क्लब नाम से अनेक ऐसी संस्थाएं पूरे फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में की जाने लगी, ताकि फ्रांस को आज़ाद तो किया ही गया है, फ्रांस को तो निरंकुश राजतंत्र से मुक्त किया ही गया है, अब हम पूरे यूरोप को निरंकुश राजतंत्र से मुक्त करेंगे और पूरे यूरोप में ही राष्ट्रवाद की भावना का उत्थान करेंगे।